नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे पटवार की कर रहे हो, चाहे सीईटी की कर रहे हो, चाहे पशु परीक्षर की कर रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, आप इन क्लासों को जरूर लगा लेना। है ये सीईटी के लिए, लेकिन इन क्लासों को लगा लेना, क्योंकि इन क्लासों के माध्यम से आपको पता चलेगा कि अधीनस्थ बोर्ड किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है। इसी प्रकार पशु परीक्षर में आने वाला है, राजस्थान जीके सेम रहने वाला है, मैथ भी आपको पूछी जाएगी, साइंस भी आपको पूछी जाएगी, और पटवार की बात करें तो सेम का सेम यही पैटर्न रहने वाला है। तो इन क्लासों को आपको कंटिन्यू लगाना है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और जिस किसी भी साथी ने एक बार क्लास लगा ली ना, वो कंटिन्यू ही लगाएगा, ये मैं वादे के साथ कह सकता हूं। क्योंकि यहां पर आपको रटाया नहीं जाता, बिल्कुल भी नहीं रटाया जाता। यहां पर एकदम आपको समझाया जाता है और ट्रिकें भी बताई जाती है, जिससे आप बहुत ही शानदार तरीके से उसको याद कर सकते हो। तो देखिए, अब हम बात करेंगे सीईटी 10+2 की। सीईटी ग्रेजुएशन का पेपर आपका बहुत ही अच्छा हुआ होगा, और उससे हमने क्या सीखा कि राजस्थान जी के हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने हैं, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा राजस्थान जीके का। तो और इंडियन की बात करें, इंडियन जीके की बात करें तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन यहां पर तो इंडियन हिस्ट्री सिलेबस में भी नहीं है और इंडियन इकोनॉमी सिलेबस में नहीं है, तो क्या ज्यादा पूछा जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको कल की क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, कौन से कम आएंगे। यहां पर आपको मैथ और साइंस अच्छे तरीके से पढ़नी होगी। वहां पर मैथ के केवल 6 टॉपिक थे, यहां पर आपको थोड़े ज्यादा पढ़ने होंगे मैथ के और साइंस के। यहां पर इंडियन हिस्ट्री नहीं है, न ही इंडियन है क्या है प्यारे विद्यार्थियों, इकोनॉमिक्स है। आपको केवल इंडियन जियोग्राफी और इंडियन पॉलिटी पढ़नी है, और इंडियन पॉलिटी भी बहुत कम पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट कर दीजिए हमारे साथ। आज से ही क्लास लगाना और कंटिन्यू लगा लेना। और आपका एग्जाम पता होगा 22, 23 और 24 अक्टूबर को होने वाला है, तो अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। जो भी साथी अभी जुड़े हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी नहीं करना सब्सक्राइब। इस क्लास को देखने के बाद ही करना है। अगर आपको समझ में आए क्लास, इसी प्रकार पढ़ना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अच्छी क्लास लगे तो क्लास को लाइक कर देना, और बहुत ही अच्छी लग जाए ना तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना और कह देना इन क्लासों से पढ़िए, हूबहू क्वेश्चन मिलेंगे और आपको अच्छे तरीके से समझाया भी जाता है यहां पर। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता वक्त कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। बहुत ही अच्छी लाइन है। तो देखिए, हमारा मॉडल पेपर नंबर 1 करने जा रहे हैं स्टार्ट। मॉडल पेपर नंबर 1 आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 घंटे का समय मिलेगा आपको, और 300 नंबर का आपका रहने वाला है। टारगेट हमारा रहेगा 70 से 80% लाना, 70 से 80% लाना। 40% टारगेट बिल्कुल भी नहीं है हमारा, 70 से 80, क्योंकि हमें केवल सीईटी पास नहीं करनी, हमें तो पटवार, वीडियो, राजस्थान पुलिस, एलडीसी में लगना है। तो 70 से 80% हमें लाने होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इसी प्रकार पेपर आएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन। और क्या है पहला क्वेश्चन कि पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में का संचय होता है। यानी पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में किसका संचय होता है। ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, ग्लोबुलिन, फिर देखिए ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन, या ऑप्शन नंबर सी बिलीरुबिन, या ऑप्शन नंबर डी एल्बुमिन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी बिलीरुबिन इसका सही आंसर आ जाएगा। अब आपको मैं बताता हूं, थोड़ी सी व्याख्या करता हूं। देखिए, पीलिया रोग है ना, इसको और नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? जोंडिस नाम से। किससे? जोंडिस नाम से भी जाना जाता है। अब आ जाए कि जोंडिस रोग में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। किसमें? रक्त में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। कौन से रोग में? जोंडिस रोग में। यहां पर देख लीजिए,
इंग्लिश ध्यान से देखिए, जॉन्डिस नाम दे रखा है, यहां पर पीलिया दे दिया। अब नाम आ जाए आपके एग्जाम में कि जॉन्डिस, आप कहोगे कि सर ने तो हमें पढ़ाया ही नहीं। तो यहां पर आपको हिंदी भी पढ़नी है और इंग्लिश भी थोड़ी बीच बीच में पढ़ लेनी है, ताकि आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझ सको। तो देखिए, पीलिया समझ में आ गया ना। पीलिया में क्या होगा, बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, आपकी त्वचा का रंग, आपकी आंखों का रंग, आपके नाखून रंग क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। रंग कैसा, पीला रंग हो जाएगा। इसी कारण इसको क्या कहते हैं, पीलिया रोग कहते हैं। और इंग्लिश में बात करें तो जॉन्डिस रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जॉन्डिस रोग। अब देखिए, ये नया शब्द है जॉन्डिस, इसको रट लीजिए, अधीनस्थ बोर्ड की फेवरेट है इस प्रकार नाम घुमाकर पूछने वाले। तो चलिए अब हम बात करेंगे थोड़े से और रोग, जो आपको मैंने टॉपिक करवा रखा है व्याख्या सहित। मानव रोग, पूरा का पूरा रोग, पूरे के पूरे रोग, वो चाहे कौन सा भी रोग हो, जैसे हेजा रोग हो गया, सारे ट्रिक के साथ करवा रखा है। देखिए हेजा, हेज किसका होना चाहिए श्रीमान, हेज तो बीबी का होता है। ये लीजिए, तो बीबी यानी विब्रियो कोलेरा, इसका क्या हो जाएगा, हेजे का रोग वाहक है विब्रियो कोलेरा। ये हो जाएगा किसका, हेजे का रोग वाहक। किसका हो जाएगा, हेजे का रोग वाहक। कौन, विब्रियो कोलेरा। इसी प्रकार आपको बता रखी है टाइफाइड, टाइफाइड की भी ट्रिक बता रखी है ना, कि टाइफाइड रोग का रोग वाहक कौन होगा। जी श्रीमान बता रखी है, टाई किसकी छोटी थी, साले की छोटी थी। टाई किसकी छोटी, साले की छोटी, यानी साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। ये किसका रोग कारक हो जाएगा, ये हो जाएगा टाइफाइड का। और कौन सा अंग प्रभावित है, छोटी है ना साले की, ये लीजिए छोटी आंत प्रभावित होती है। कौन सी आंत है, छोटी आंत प्रभावित होती है। कौन से रोग से, टाइफाइड रोग से। और आपको बता रखी है ना ट्रिक, क्या टाइफाइड रोग की, क्या टाई साले की छोटी। और गले में डाली है ना, तो इसमें कौन सा टेस्ट हो जाएगा, गले में डाली, ये लीजिए विंडाल टेस्ट। डाली है तो विंडाल टेस्ट। तो ये पूछा गया था आपका एलडीसी के एग्जाम में, और बहुत से बच्चे इसको गलत भी कर आए, लेकिन अब कोई भी गलत नहीं करेगा, क्योंकि आपको ट्रिक जो बता दी कि टाई सोल किसकी छोटी है, साले की छोटी है। और उसने क्या कर रखी है, गले में डाल रखी है, यानी डाल रखी विंडाल टेस्ट। छोटी यानी छोटी आंत, साले की यानी साल्मोनेला टाइफी। इस प्रकार आपको बता रखा है ना। और प्लेग का भी बता रखा है, पैग लगा यार क्या सीन है, यानी यार सीनिया पेस्टिस। ये किसका हो गया, प्लेग का हो गया रोग कारक। पूरी वीडियो करा रखी आपको, जाकर देख लीजिए मानव रोग की। इसका सही क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, कि इनमें से कौन सा एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, कौन सा एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। अब बहुत से साथी को यह नहीं पता कि सर ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या है, इंपैक्ट प्रिंटर क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि प्रिंटर के प्रकार हैं। ये क्या है, प्रिंटर के प्रकार। एक तो हो गया नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, और एक क्या होता है, इंपैक्ट प्रिंटर। क्या होता है, इंपैक्ट प्रिंटर। ये होते हैं दो प्रकार किसके, प्रिंटर के। अब याद किस प्रकार रखोगे, देखिए नाम देखिए, इसमें क्या रहा है, नॉन यानी नहीं, इसमें नॉन नहीं है यानी इसके साथ होगा। तो देखिए इंपैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, इसमें जो छपाई होती है ना, प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर करना, यानी किसी को प्रिंट करना। जिस प्रकार कोई आप एडमिट कार्ड निकाल कर लाते हो, एडमिट कार्ड क्या करते हो, निकलवाते हो, तो वो प्रिंट ही होता है ना। तो देखिए उससे आप समझ सकते हो, तो उसमें प्रिंट होता है। तो अगर उस पर हथौड़े से या किसी पिन से उस पर छापा जाता है, हथौड़े से यहां पर टच करता है, पेज को टच करता है थोड़ा, या कोई पिन हो गया, या फिर कोई और नोजल हो गया, या पेज को टच करते हुए छापता है ना, तो वो तो हो जाएगा इंपैक्ट प्रिंटर। लेकिन नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या होगा, जब आप एडमिट कार्ड निकलवाते हो ना, तो उसमें कोई भी पिन कार्य नहीं करती, न ही कोई प्यारे विद्यार्थियों वहां पर क्या हथौड़े से कार्य किया जाता है। तो किससे काम किया जाता है, लेजर से कार्य किया जाता है। आपने देखा होगा स्कैन होते हुए लेजर की तरह किरणें आती है और छप जाता है प्रिंटर किसके,
प्रिंट छप जाता है किसके ऊपर, पेज के ऊपर छप जाता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर हो जाएगा। अगर किसी हथौड़े, पिन या किसी नोजल से पेज को टच करते हुए छपाई की जाती है ना, पेज को टच करते हुए, वो तो होता है इंपैक्ट प्रिंटर। और पेज को बिना टच किए हुए छपाई की जाती है, जिस प्रकार लेजर हो गया या किसी और तरीके से हो गया, तो वो हो जाएगा हमारा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। तो इसमें कौन सा उदाहरण है, तो देखिए डेजीविल ये इंपैक्ट प्रिंटर का है, डॉट मैट्रिक्स ये भी इंपैक्ट प्रिंटर है, ड्रम ये भी इंपैक्ट प्रिंटर है, लेकिन लेजर क्या है, एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। क्या है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो सभी साथियों को समझ में आ गया होगा कि इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है। तो चलिए चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। देखिए क्या है, चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फ्लोइंग वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन डोमिसाइल सर्टिफिकेट। देखिए सभी क्वेश्चन मिक्स मिलेंगे, क्योंकि सीईटी में सभी क्वेश्चन मिक्स आते हैं। अगर आप टॉपिक वाइज करते हो ना, इतना फायदा नहीं होता। अगर आप सारे के सारे क्वेश्चन इस प्रकार करोगे ना, तो बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि आप पहले तो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज देते हो और वहां पर जाकर देखते हो कोई क्वेश्चन कहां पर है, कोई क्वेश्चन कहां पर, आप हो जाते हो कंफ्यूज, और आपका क्या हो जाता है प्यारे विद्यार्थियों, पेपर थोड़ा सा गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ रखा। अब देख लीजिए यहां पर इस तरीके से पढ़ लीजिए, आपको वहां पर बहुत फायदा मिलेगा। जब आपका एग्जाम सेंटर में बैठोगे ना, तो बहुत फायदा मिलने वाला है। तो इस क्लास को देखिएगा अंत तक। देखिए हमें किसका बताना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट का तो सभी को पता है, प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र। अब हमें बताना है डोमिसाइल। अगर आपने अच्छे तरीके से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरवाया है ना, तो आपको यह पता होगा क्या होता है, क्या गृह होता है, क्या नहीं होता, क्या ये आवास होता है, नहीं होता, क्या ये जन्म होता है, नहीं। तो ये होता है मूल निवासी प्रमाण पत्र। अगर आपने मूल निवास बनाया, और सभी ने बनाया, जिसने भी फॉर्म भरा है ना कोई प्रतियोगी परीक्षा का, उसने ये बनवाया है, और आपने इंग्लिश में उसके ऊपर नाम भी पढ़ा होगा, लगभग पढ़ा ही होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो क्या हो जाएगा, मूल निवास प्रमाण पत्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ये देखिए किसका क्वेश्चन आ गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 4, मैथ का क्वेश्चन आ गया। किसका क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन। अब बहुत से साथियों को मैथ नहीं आती है, बहुत बड़ी दिक्कत है मैथ वाली तो, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पर मैथ भी इतनी शानदार तरीके से आपको करवाई जाएगी। देखिए क्या कह रहा है ये, कि 2.2 घन डेसीमीटर, क्या दे रखा है, 2.2 घन डेसीमीटर पित्तल को 0.5 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार तार में खींचा जाता है। कौन से तार में, बेलनाकार तार। बस ये याद रख लीजिए, बस एक, किसमें, बेलनाकार तार में खींचा जाता है। तो तार की हमें क्या बतानी है, लंबाई बतानी है, वो भी किसमें, मीटर में बतानी है। ये देखिए सभी ऑप्शन मीटर में दे रखे, तो मीटर में हमें क्या बतानी है, लंबाई बतानी है। और हमें आयतन कितना दे रखा है, 2.2 घन डेसीमीटर। तो चलिए आपको अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है किसका सूत्र, बेलन का आयतन। अब हमें बेलन का आयतन का मान कितना दे रखा था, 2.2 डेसीमीटर। क्या दे रखा था, डेसीमीटर दे रखा था ना, तो डेसी में दे रखा है, यानी 2.2 डेसीमीटर हो जाएगा। क्या, ये आयतन हमें दे रखा है। अब इसको हल करते हैं हम आगे प्यारे विद्यार्थियों, और हमें व्यास क्या दे रखा था, 0.5 सेंटीमीटर। क्या है ये व्यास, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 0.5/2 क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी त्रिज्या, यानी आर का मान। याद हो गया ना। अब देखिए पाई का मान कितना, 22/7। पाई का मान कितना, 22/7 रख लीजिए, 22/7 रख लिया ना, 22/7। अब आर का मान रखिए आप यहां पर, आर का मान सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है हमें। किस में बदलना है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो क्या करना होगा हमें, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए इसको करना होगा हमें 100 से भाग। क्या करना होगा, 100 से भाग करना होगा ना, तो कर दीजिए। ये लीजिए 100 से भाग दीजिए,
5/2 तो है ही, 100 से यहां पर भाग दीजिए। ये किस में हो गया, मीटर में बदल गया। अब यहां पर सेंटीमीटर है ना, अब ये मीटर में हो गया। तो इसी प्रकार इसको कर दीजिए 0.5/2 इंटू में क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए, बराबर क्या दे रखा है हमें, इंटू में और रह गया, क्या रह गया, अच रह गया। ये लीजिए श्रीमान, अच भी हमने लिख दिया। देखिए एक एक शब्द मैं आपको बता रहा हूं, एक एक अंक आपको अच्छे तरीके से बता रहा हूं। बराबर 2.2 लिख दीजिए, 2.2 लिख दिया। अब देखिए डेसीमीटर दे रखा है हमें, इसको किस में बदलना है, मीटर में। तो क्या करना होगा हमें क्या करना होगा प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर हमें करना होगा 10 से भाग। किससे भाग करना होगा, 10 से भाग करना होगा। लेकिन अब यही तो सोचने वाली बात है प्यारे विद्यार्थियों। देखिए ये क्या दे रखा है हमें, 2.2 घन डेसीमीटर दे रखा। घन बोले तो क्यूब होती है, घन का अर्थ क्या होता है, क्यूब होती है। आयतन है तो 3 बार होगी ना गुना, तो यहां पर 3 बार भी 10 से गुणा करनी होगी। ये लीजिए 10 बार 3 से गुणा कर दीजिए, यानी 1000 लिख दीजिए। यहां पर क्या लिख दीजिए, 1000। ये लीजिए 1000 क्यों लिखा, पता चल गया ना, क्योंकि ये आयतन है। 2.2 घन डेसीमीटर दे रखा था। तो घन डेसीमीटर को बदलेंगे तो 1 को बदलेंगे तो 10 से भाग देंगे, 2 को बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे, और 3 को बदलेंगे तो 1000 से भाग दे दिया। इतना समझ में आ गया। तो चलिए अब करेंगे हम आगे। अब देखिए अब क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को हटाएंगे। इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक नीचे और 0 लगा देंगे, यानी 10 से गुणा और कर देंगे। इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहां पर भी क्या कर देंगे, नीचे 10 से गुणा और कर देंगे। और यहां से पॉइंट हटाएंगे, कहां से, यहां से। तो लीजिए यहां से भी पॉइंट हटा दीजिए। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे। अब इनको काट लीजिए, 22 से 22 कट गया ना। 1 2 3 4 5 6 6 जीरो है, 6 जीरो काट दीजिए। है क्या 6 तो नहीं है, तो 4 इधर है तो 4 काट दीजिए। 1 2 3 4 कट गई ना। अब नीचे कितना बचा है हमारा, 5 दूनी 10, ये और कट गया। ये देखिए 5 दूनी 10, ये भी कट गया। और क्या बचा है, क्या नहीं बचा श्रीमान, कुछ नहीं बचा। तो अब कर लीजिए इनकी गुणा। तो देखिए बटा में कितना है, 7 दूनी 14, 14 दूनी क्या हो गए, 28 हो गए। क्या हो गए, 28। तो कितना, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, और 28 की गुणा किससे कर दीजिए, 4 से कर दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों देखिए 1 7 ये रहा, 1 2 ये रहा, 1 2 ये रहा, 1 2 ये है, 1 2 ये है। इनकी गुणा कीजिए आप। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56 दूनी कितने होते हैं, 56 दूनी होते हैं हमारे कितने, 112। कितने, 112 ही होते हैं ना 56 दूनी। तो कर लीजिए 112 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, इसका मान 112 आ जाएगा। कितना, अच का मान 112 मीटर आ जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है 112, ऑप्शन नंबर बी हमें बिल्कुल सही दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर 112। देखिए ये दे रखा घन डेसीमीटर दे रखा है ना, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, नहीं मीटर में बदलेंगे। 2.2 घन दे रखा है तो 1000 से भाग कर दिया था। इस पॉइंट को हटाएंगे, इस वाले पॉइंट को, तो 1 जीरो और नीचे लगा देंगे, यानी 22/10,000 बराबर क्या है, पाई का मान कितना, 22 बटा में 7 इंटू में आर का मान 5/2 है ना, तो 5/2 ये पॉइंट हटाए तो 0 लगा दी, इंटू 5/20 और आ जाएगा। इस प्रकार अच आ जाएगा। इसको मीटर में बदलेंगे तो ये लीजिए इस प्रकार कर देंगे तो 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 जीरो ये कट जाएगी, 22 से 22 कट जाएगा। अब इनकी गुणा कर दीजिए, यहां पर काट दीजिए 4, यहां पर काट दीजिए 4, 7 चौका 28 और 28 चौका कितने होते हैं, 112 मीटर। 112 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो अच्छे तरीके से बता दिया, समझ में भी आ चुका होगा आपको। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा शानदार, बड़े मजेदार क्वेश्चन है, और अधिकतर अभ्यर्थी इसको क्या करेंगे, गलत करेंगे। क्यों, क्योंकि उन्होंने गहराई में नहीं पढ़ रखा। उन्होंने पढ़ रखा है कि सार्वभौमिक ग्राही कौन है, ए बी है, और सर्वग्राही दाता कौन है, सार्वभौमिक दाता कौन है, ओ हो गया। लेकिन यहां पर देखिए ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, और हमें क्या पूछा है, कौन सा रक्त समूह है, सार्वभौमिक ग्राही है। ग्राही पूछा है, यानी जो सभी से क्या ले सकता है, रक्त को ले सकता है, वो पूछा है। तो कौन सा हो जाएगा, ए बी पॉजिटिव। देखिए पॉजिटिव को याद रख लीजिए, ये सबसे ग्रहण कुछ न कुछ कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी।
और ओ नेगेटिव है ना, ये क्या है, सार्वभौमिक दाता। क्या है, सार्वभौमिक दाता तो कौन सा है, ओ नेगेटिव है। लेकिन सार्वभौमिक ग्राही कौन सा है, ए बी पॉजिटिव। ये बिल्कुल ही नहीं करने आपको, पॉजिटिव नेगेटिव ये जो दे रखे हैं, केवल यही सही आंसर माने जाएंगे। ऑप्शन भी देख लीजिए किस प्रकार दिए जाते हैं, तो आपको केवल ऊपर से नहीं पढ़ना, गहराई में भी कुछ पढ़ना है। तो पढ़ाना अच्छे तरीके से, आपको बता दिया ग्राही कौन सा, ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। और दाता कौन सा होता है, ओ नेगेटिव होता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम बताइए। सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम बताना है। तो कौन सी दवा है मलेरिया का, तो कुनेन हो जाएगा। ये भी आपको नोट्स में करवा रखी है ना, कुनेन मलेरिया की दवाई किससे प्राप्त होती है, सिनकोना से प्राप्त होती है, कुनेन नामक से। ये है, तो मलेरिया की दवाई का नाम क्या, कुनेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 साइंस का क्वेश्चन कि बैंकिंग उद्योग में कौन से कवक का इस्तेमाल किया जाता है। बैंकिंग उद्योग में क्या ब्लैक मोल्ड का या ईस्ट का, मशरूम का या मोरेल का, तो किसका उपयोग किया जाता है, ईस्ट का उपयोग किया जाता है। किसमें, बैंकिंग उद्योग में। अब आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि बैंकिंग सोडे को किस नाम से जाना जाता है, जिसका सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र NaHCO3। ये अब की बार सीईटी में पूछा गया ग्रेजुएशन के एग्जाम में कि बैंकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होगा, NaHCO3। क्या हो गया, NaHCO3। इसका नाम क्या है, देखिए Na क्या होता है, सोडियम, तो सोडियम। H क्या होता है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन। CO3 क्या होता है, कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका आंसर हो जाएगा। इसे किस नाम से जाना जाता है, खाने का सोडा। क्या कहते हैं इसे, खाने का भी सोडा कहा जाता है। देखिए बैंक में गए हो, कुछ खाने के लिए लेकर गए हो, कौन लेकर गया, बाई लेकर गई है, तो सोडियम बाई कार्बोनेट भी इसका नाम है। क्या नाम है, सोडियम बाई कार्बोनेट। याद हो गया ना, बैंक में गए, खाना खाकर गए, खाना खाकर या खाना आपके पास पहुंचा, कौन पहुंचाता है, बाई पहुंचाती है या बाई बनाती है खाना, तो बाई याद रख लीजिए। तो सोडियम बाई कार्बोनेट, खाने का सोडा या बैंकिंग सोडा कह दीजिए। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन से कवक का इस्तेमाल किया जाता है, तो ईस्ट कवक का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है इंग्लिश का क्वेश्चन, द हैंडिंग इन ए लेटर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ। क्या आएगा आगे ये बताना है, सॉल्यूशन, द राइटर्स एड्रेस एंड द डेट। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, इंग्लिश का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 किसका, कंप्यूटर का क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन। क्या है, पावर पॉइंट में दो तरह के साउंड इफेक्ट फाइलें प्रेजेंटेशन की में जोड़ी जा सकती है। कौन कौन सी है वो फाइलें, ये हमको बताना है। साउंड इफेक्ट वाली बतानी है, दो तरह की, .wav व .mid फाइलें, या .wav व क्या दे रखा है हमें, GIF फाइलें, या .wav व JPG फाइलें, या .jpg व .gif। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साउंड इफेक्ट फाइलें का प्रेजेंटेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, WAV ये .wav और .mid ये फाइलें के नाम हो जाएंगे। तो अच्छे तरीके से बता दिया, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, साइंस का क्वेश्चन। आप देख रहे हो साइंस के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, मैथ के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसी प्रकार आपका पेपर आएगा। क्या है, लिथियम और मैग्नीशियम के बीच समानता की वजह है। लिथियम और मैग्नीशियम याद है ना, हा ही ली बे बो का ना आ पनी सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन। फिर आगे क्या आता है, कैल्शियम। आगे क्या आता है, 20 पर आ गया ना, कैल्शियम आता है ना 20 पे। उसके बाद स्केडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, निकल, कॉपर, जिंक, निकल, कॉपर, जिंक, यानी इस प्रकार होते हैं। 30 तक होते हैं, आपको पढ़ने होंगे 30 तक। तो देखिए लिथियम कितने नंबर पर आता है, हाँ
ही ली, यानी 3 नंबर पे आता है। मैग्नीशियम ली बे बो का ना आप है नी। सोडियम मैग्नीशियम कितने पे आता है? ये आता है हमारा 12 नंबर पर। ये कितने पे? 3 पे। ये आता है 12 पे। इनके बीच समानता की वजह क्या है? समान आयनिक विभव है क्या, या उच्च विद्युत धनात्मक प्रवृत्ति है क्या, या इनके पास अन्य आयन के आवेश में समानता है, या इनके हाइड्रोक्साइड की अघुलनशीलता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? समान आयनिक विभव, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, समान आयनिक विभव। यानी लिथियम और मैग्नीशियम में क्या है? समान आयनिक विभव है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य है। तो आपसे अब की बार ये भी पूछा जा सकता है ना कि योजना कब प्रारंभ हुई थी? कौन सी? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ हुई? तो 19 दिसंबर को हुई थी। कब हुई? नहीं, 17 दिसंबर को, सॉरी दोस्तों, कब हुई? 17 दिसंबर 2019 को हुई थी। 2019 आएगा। 17 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई, जिसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था उपक्रमों की स्थापना करना और नए रोजगार का सृजन करना और इन्हें उपलब्ध करवाना। ऑप्शन नंबर सी। और इसकी स्थापना कब होती है? इस योजना की शुरू कब होती है? ये योजना 17 दिसंबर 2019 को। कब होती है ये योजना? 17 दिसंबर 2019 को प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? साइंस का क्वेश्चन है। और क्या है? पुनेट वर्ग से हमें किसका अध्ययन करते हैं? पुनेट वर्ग से हम किसका अध्ययन करते हैं श्रीमान? कोशिका जीव विज्ञान का, या जीव विकास का, प्रकाश संश्लेषण का, या आनुवंशिक का? तो आपको फुल चैप्टर दे रखा है, पूरा का पूरा चैप्टर आनुवंशिकी वाला पढ़ना है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, आनुवंशिकी। पुनेट वर्ग से हम किसका अध्ययन करते हैं? तो आनुवंशिका का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 कि राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो कितनी बार किया गया है? 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। कब कब किया गया? पहला लगा 1967 में। दूसरा कब लगा श्रीमान? 1977 में। तीसरा कब लगा श्रीमान मेरे? 1980 में लगा था। और चौथा कब लगा था राष्ट्रपति शासन? 1992 में लगा था। याद रखना है, जिसमें सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन की बात करें तो पहला राष्ट्रपति शासन सबसे छोटा और अंतिम राष्ट्रपति शासन सबसे लंबा कार्यकाल वाला था। अब आपसे राज्यपाल भी पूछे जाएंगे कि कौन कौन इनके समय राज्यपाल थे। पहला राष्ट्रपति शासन लगा तब राज्यपाल कौन थे? दूसरा लगा तब राज्यपाल कौन थे? तीसरा लगा तब राज्यपाल कौन थे? और चौथा लगा तब राज्यपाल कौन थे? तो याद किस प्रकार रखोगे कि संपूर्ण वेद रघु रेड्डी, यानी रघु को क्या कह रहे हैं कि संपूर्ण वेद है ना वो रेडी हो चुके हैं बस। तो संपूर्ण यानी पहले राष्ट्रपति शासन में कौन थे? संपूर्णानंद। कौन थे? संपूर्णानंद। पहले में कौन थे? संपूर्णानंद हो जाएंगे, याद कर लीजिए। दूसरे में कौन हो जाएंगे? संपूर्ण वेद यानी वेदपाल त्यागी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? वेदपाल त्यागी दूसरे में। तीसरे में कौन हो जाएंगे हमारे? संपूर्ण वेद रघु आता है ना, तो रघुकुल तिलक हो जाएंगे तीसरे में। और चौथे में कौन हो जाएंगे? जो सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था, अम अन चेन्ना रेड्डी। क्या हो जाएगा? अम अन चेन्ना रेड्डी। यानी पहले में संपूर्णानंद, दूसरे में कौन आ गया? वेदपाल त्यागी, तीसरे में क्या आ जाएगा हमारा? संपूर्ण वेद रघु यानी रघुकुल तिलक, और चौथे में क्या आ जाएगा? अमन चेन्ना रेड्डी। तारीख भी याद कर लीजिए, 67, 77, 80 और 92 में लगा था। कितनी बार लग चुका है? तो 4 बार लग चुका है हमारे यहां पर राष्ट्रपति शासन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मैथ का क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। और वहां पर ग्रेजुएशन में ये टॉपिक ही नहीं था, ट्रिग्नोमेट्री। तो अब आपको पढ़ना होगा कि साइन एल्फा बराबर क्या दे रखा है हमें? 3/4। तब कोस एल्फा का मान पूछा है। और आपको एक बता रखा है क्या? लाल बट्टा कक्का। क्या बता रखा है? लाल बट्टा कक्का। याद होगा ना? लंब, अल से लंब, के से करण, ए से आधार, के से करण, अल से लंब, ए से आधार।
याद है ना, पहला किसका होता है, साइन का होता है, पहला साइन का। तो साइन का मान अल बटा में क्या है, के, यानी लंब का मान हमें क्या दे रखा है 3, और कर्ण का मान हमें क्या दे रखा है श्रीमान 4 दे रखा है। लंब का मान तो क्या दे रखा है 3 दे रखा है, कर्ण का मान हमें क्या दे रखा है 4 दे रखा है। हमें क्या ज्ञात करना है, कोस यानी आधार बटा कर्ण। हमें ए बटा के का मान चाहिए, तो हमें पहले ए का मान निकालना होगा, के का मान तो हमें पता है क्या है 4 है। तो देख लीजिए बटा में 4, तो ये ऑप्शन तो कट गया, अभी कटा नहीं है, क्या पता ऊपर 2 आ जाए फिर बटा में 2 आ जाए। तो देखिए बटा में क्या आएगा 4, कर्ण का मान क्या है 4 तो दे रखा है। अब हमें आधार का मान ज्ञात करना है। किससे ज्ञात करोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। हमें किसका मान ज्ञात करना है, आधार स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, आधार का मान ज्ञात करना है। तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर हो जाएगा। यही है ना, तो कर लीजिए। के का मान 4 है तो 4 की स्क्वायर 16 होती है। अल का मान 3 है, 3 की स्क्वायर 9 होती है। 16 में से 9 जाए कितना बचेगा, तो 7 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। 7 किसका मान है, आधार की स्क्वायर का मान है। तो आधार का मान कितना आ जाएगा, √7 आ जाएगा, क्योंकि इधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा ना, तो √7 हो जाएगा। किसका मान, आधार का मान। तो ए का मान क्या आ गया हमारा √7, कर्ण का मान कितना है 4, तो ये किसका मान आ जाएगा, कोस एल्फा, क्योंकि कोस का मान क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो कोस एल्फा बराबर क्या आ गया, √7/4। बोले तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2 पता होने चाहिए थी बातें, क्या, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, ये पता होना चाहिए था कि साइन किसको कहते हैं, अल बटा के को कहते हैं, अल बटा के को तो क्या कहते हैं, साइन कहते हैं। आधार बटा कर्ण को क्या कहते हैं, हमें कोस कहते हैं। लंब बटा आधार को टेन कहते हैं। कोट आधार बटा लंब को, फिर यहां पर कोसेक और सेक आ जाएंगे आगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, और एक आपको याद क्या रखना था, पाइथागोरस प्रमेय, जिसका सूत्र क्या है, कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस में लंब की स्क्वायर। ये सूत्र आपको याद रखना था, और याद है तो ये क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि निम्न में से किस प्रकार की दवाइयां अपच के निदान के लिए, यानी पाचन नहीं हो रहा है, अपच है, के निदान के काम में आती है। तो कौन सी आती है, प्रतिरोधी आती है, पीड़ाहारी आती है, या कीटाणुरोधी आती है, या प्रत्यम्ल आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, प्रत्यम्ल, प्रतिधन अम्ल, प्रतिधन अम्ल यानी प्रत्यम्ल दवाइयां अपच के निदान में काम आती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 मैथ का क्वेश्चन। देखिए साइंस मैथ क्वेश्चन ज्यादातर हैं, और ये CET 10+2 का ही पेपर है। देखिए किस तरीके से पूछे जाते हैं। आप हिस्ट्री मत पढ़ लेना इंडिया की, इकोनॉमी मत पढ़ लेना, फिर कहोगे कि सर क्वेश्चन ही नहीं है अब की बार। तो देखिए, यदि x³ प्लस में kx² माइनस 2x माइनस 24 का एक गुणनखंड क्या दे रखा है, हमें एक गुणनखंड दे रखा है, x माइनस 2 दे रखा है, तो हमें क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है। तो x माइनस 2 एक गुणनखंड है, तो x माइनस 2 बराबर क्या होगा 0, क्योंकि ये गुणनखंड है, यानी x का मान 2 रखेंगे ना, तो इस समीकरण का मान क्या होना चाहिए 0। x बराबर 2 पर क्या होना चाहिए, समीकरण का मान क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो रख लीजिए इसमें x का मान 2। अगर इस समीकरण में x का मान रखते हो 2 की क्यूब करेंगे पहले, प्लस में k आ जाएगा, इंटू क्या आ जाएगी 2 की स्क्वायर आ जाएगी, माइनस 2 इंटू में 2 हो जाएगा, और माइनस 24। इसका मान क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, एक गुणनखंड है। क्या x माइनस 2 क्या है, एक गुणनखंड, यानी x का मान 2 रखेंगे तो क्या आना चाहिए इस समीकरण में 0 आना चाहिए। तो 2 की क्यूब कितनी 8, प्लस में 4k हो जाएगा, क्योंकि 2 की स्क्वायर क्या होती है 4, तो 4k माइनस 4 माइनस के 24 बराबर क्या आ गया 0 आ गया, बराबर क्या आ गया 0। अब देखिए आगे क्या करेंगे, -4 और -24 कितने होते हैं, -28 होते हैं। -28 और +8 कितने हो गए,
कितने हो गए माइनस के 20, यानी 4 के बराबर 4 के माइनस 20 बराबर क्या है 0। अब 4 के बराबर क्या आ जाएगा 20। अब देखिए के का मान क्या आ जाएगा 20 बटा में 4 बोले तो, क्योंकि यहां पर गुणा में है तो भाग में चला गया, यानी के का मान आ गया हमारा 5। कितना आ गया के का मान 5 आ चुका है के का मान। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। के का मान आपको ज्ञात करना सिखा दिया। देखिए हमें पहले एक गुणनखंड दे रखा है, यानी x का मान 2 रखेंगे तो ये समीकरण क्या होनी चाहिए 0, यानी इसको मान 0 के बराबर रख देंगे तो के का मान हमारा निकल आएगा क्या 5 आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हिंदी से क्वेश्चन है और क्या है सुरभि और सुरभि। देखिए एक तो है सुरभि और एक क्या है सुरभि। शब्द युगम के सही अर्थ का चयन कीजिए। इसमें देखिए पतंगा, रात्रि, दूध, बकरी या फिर मुकुट मूंगा। तो गंध और गाय बिल्कुल सही है। गंध और गाय, इस सुरभि का अर्थ होता है गाय और ये सुरभि वो क्या है गंध है एक प्रकार की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट दे रखा है। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 राजस्थान जीके का क्वेश्चन आ चुका है अब आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है हमारा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली का स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ था, यानी किशनगढ़ शैली के बारे में हमें पूछा गया है। पहला ऑप्शन देखिए राजा किशन सिंह। पहला जो पढ़ कर नहीं जाएगा तुक्का लगा कर आएगा, ऑप्शन नंबर ए कर आएगा, क्योंकि उसने देखा कि किशनगढ़ की बात हो रही है तो किशन सिंह तो आएगा ही आएगा, ये करके आएगा ना। और उसका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों गलत हो जाएगा। क्या राजा जगमाल है क्या फिर नहीं, ये भी गलत है। क्या राजा रूप सिंह है नहीं, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा राजा सावंत सिंह या सामंत सिंह, जो हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। किसमें दे रखा है ऑप्शन नंबर डी, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजा सावंत सिंह। किशनगढ़ शैली की बात करें तो यहां का एक चित्र बड़ा प्रसिद्ध है और उस चित्र का नाम क्या है बणी ठनी। क्या नाम है बणी ठनी। और ये चित्र किसने बनाया था निहाल चंद ने बनाया था। किसने बनाया था निहाल चंद ने। किसके शासनकाल में बनाया था राजा सामंत सिंह के शासनकाल में बनाया था। किसके शासनकाल में बनाया था ये राजा सामंत सिंह के शासनकाल में बनाया। किसने बनाया निहाल चंद ने। क्या बनाया बणी ठनी का चित्र बनाया। और इसी बणी ठनी को भारत की मोनालिसा किसने कहा था, इसी बणी ठनी को भारत की मोनालिसा तो एरिक डिक्सन ने कहा था। किसने कहा एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा था। और राजा सामंत सिंह तो इतने प्रभावित हो चुके थे कौन से संप्रदाय से, इतने संप्रदाय से, कौन से संप्रदाय से ये आपको कमेंट करना है। संप्रदाय से इतने प्रभावित हो चुके थे कि इन्होंने अपना नाम क्या रख लिया था नागरी दास रख लिया था। अंतिम समय में राजपाट छोड़कर अपना नाम ही क्या रख लिया नागरी दास रख लिया था। और कौन से संप्रदाय से प्रभावित होकर कमेंट लिखकर बताइएगा आप। ये देखिए चित्र किसने बनाया निहाल चंद ने बनाया। किसका बनाया बणी ठनी का बनाया। और बणी ठनी को भारत की मोनालिसा किसने कहा एरिक डिक्सन ने कहा था। और स्वतंत्र स्वरूप किसके शासनकाल में प्राप्त हुआ राजा सामंत सिंह के शासनकाल में हुआ। और एरिक डिक्सन और फयाज अली, एक नाम और याद रख लीजिए फयाज अली। एरिक डिक्सन और फयाज अली ने ही क्या किया था किशनगढ़ शैली का प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है किनको एरिक डिक्सन और फयाज अली को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर कितना आ गया। अब क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 19 नंबर। क्या है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है। कोयला आधारित, पहला कोयला आधारित। तो देखिए इसी में से आपको सीईटी ग्रेजुएशन में क्वेश्चन मिला था। कौन सा काली सिंध तापीय ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थित है। तो ये झालावाड़ में स्थित है। कहां पर स्थित है झालावाड़ में स्थित है। कोटा तापीय सुपर तापीय संयंत्र कहां पर है कोटा में है। छबड़ा कहां पर है याद कर लीजिए 12 में है। छबड़ा कहां पर है 12 में। और सूरतगढ़ कहां पर है गंगानगर में। कहां पर है गंगानगर में सूरतगढ़ है।
तो ये याद भी कर लीजिए। तो अब हमें क्या बताना है कि पहला कोयला आधारित विद्युत संयंत्र बताने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। पहला कोयला आधारित विद्युत संयंत्र कौन सा है? कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र, जो कहां पर है? कोटा में। और छबड़ा क्या है? प्रथम क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल तापीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा? छबड़ा 12 वाला। और सूरजगढ़ वाला क्या है प्यारे विद्यार्थियों? प्रथम सुपर विद्युत उत्पादन संयंत्र कौन सा है? सूरतगढ़ वाला। क्रिटिकल पूछे तो छबड़ा, और कोयला आधारित पहला पूछे तो कोटा, और सुपर पूछे तो कौन सा आ जाएगा हमारा? सूरतगढ़ वाला आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, और क्या है क्वेश्चन नंबर 20 कि शिला देवी का मंदिर किस किले में स्थित है? देखिए आपको आता नहीं है, बस इतना पता आपको शिला देवी आमेर के फिर तो ये क्वेश्चन ही हो जाएगा, आमेर नाम आते ही आपको पता है कि शिला देवी का मंदिर कहां पर है? जयपुर में स्थित है। और आमेर के क्या है? कछवा वंश की ये कुल देवी मानी जाती है। कौन? शिला देवी। कौन मानी जाती है? शिला देवी। तो देख लीजिए आमेर ही है, इसमें ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर ए। देखिए अंचलगढ़ कहां पर है? सिरोही में, ये वैसे कट जाता। कुंभलगढ़ कहां पर है? राजसमंद में, तो ये भी कट जाता। मेहरानगढ़ कहां पर है? जोधपुर में, ये भी कट जाता। तो जयपुर के कछवा राजवंश की क्या है? ये कुल देवी। इतना भी पता था ना आपको, तो भी इस क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते थे। ऑप्शन नंबर ए आमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना से हुई थी? पंचवर्षीय योजना की हम बात करते हैं तो पहली से लेकर 12वीं तक पंचवर्षीय योजना चली थी। और सीईटी के फेवरेट क्वेश्चन थे पंचवर्षीय योजना वाले। तो क्या प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में या चतुर्थ में? तो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुभारंभ कब होता है? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर 1959 को। कहां से? नागौर के बगदरी गांव से। और उद्घाटन कौन करता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। और यह सुझाव किसने दिया था? पंचायती राज का सुझाव किसने दिया था? सुरेंद्र कुमार डे ने दिया था। किसने दिया था? सुरेंद्र कुमार डे ने दिया था। तो ये आ जाएगी हमारी दूसरी है पंचवर्षीय योजना, क्योंकि 1959 आ गया और 1959 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। एबोनी वृक्ष वनों में मिलते हैं। एबोनी कौन से? एबोनी वृक्ष कौन से वनों में आपको देखने को मिलेंगे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, या पर्णपाती मानसून में, शंकुधारी सदाबहार में, भूमध्य सागर में? भूमध्य सागरें कहां पर मिलेंगे? तो ये मिलेंगे आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। कौन से वृक्ष मिलेंगे? एबोनी वन मिलेंगे। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 इंग्लिश का क्वेश्चन क्या है? चूज फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो वन वर्ड फ्रॉम। वन वर्ड हमको बताना है कि समवन हु वाज इन स्लीप। तो इसे क्या कहते हैं? एक शब्द में हमको बताना है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सम नेम्बोलिस्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? कार्बन का कौन सा अपरूप जियोडेसिक गुबंद जैसा स्वरूप रखता है? कौन सा अपरूप जियोडेसिक गुंबद जैसा स्वरूप रखता है? कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट, हीरा, फुलरिन या फिर कार्बन नैनोट्यूब। पहले इसको इंग्लिश में और देखिए क्या दिख रखा है। इंग्लिश में यही दे रखा है जियोडेसिक गुंबद। गुंबद के समान जियोडेसिक के गुंबद के आकार कौन सा होता है? तो वो होता है फुलरिन। कौन सा होता है? फुलरिन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 सामान्यतः रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में क्या होती है? कम होती है या ज्यादा होती है या बराबर? तो कम होती है। किसकी? WBC यानी व्हाइट क्या है? ब्लड सेल्स कणिकाएं यानी श्वेत रक्त रुधिर कणिकाएं। और लाल WBC आ गई। और RBC क्या होती है? रेड। R से रेड यानी लाल रुधिर कणिकाएं, व्हाइट यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं। तो ये क्या होती है? कम होती है ना श्वेत वाली, तो कम होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए हमारा 26 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है हमारा कि यदि 5 जनवरी 2020 को रविवार था
देखिए किसका है, रीजनिंग का क्वेश्चन है कि 5 जनवरी 2020 को रविवार था, तो 24 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। देखिए 2020 क्या एक लीप वर्ष है और इसमें फरवरी कितने दिनों की होती है, 29 दिनों की होती है। और इसी कारण इसमें क्या होगा, जब अगली 5 जनवरी आएगी, कौन सी, 5 जनवरी 2021 की, 5 जनवरी 2021 को क्या होगा, इससे 2 अधिक हो जाएंगे दिन, तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी 5 जनवरी 2021 को क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। कब, 5 जनवरी 2021 को। इसी प्रकार जब 2021 क्या है, एक 21 आ रहा है, तो ये क्या है, साधारण, तो इसमें केवल एक ही दिन बचेगा, एक ही दिन ज्यादा होगा ना, तो अगली 5 जनवरी आएगी, कौन सी, 5 जनवरी 2022। 5 जनवरी 2022 को क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा मंगल के बाद क्या आता है, बुधवार, यानी 5 जनवरी 2022 को क्या है, बुधवार है। तो देखिए हमें क्या करना है, 24 जनवरी 2022 को ज्ञात करना है, तो कर लीजिए। अब तो 7 दिन जोड़ेंगे, तो 7 दिन जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 7 और 5 कितने हैं, 7 और 5 कितने होते हैं, 7 और 5 होते हैं हमारे 12, यानी 12 जनवरी को क्या होगा, बुधवार। उसके बाद कब होगा, 7 और जोड़ दीजिए, 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19, यानी 19 जनवरी को भी क्या होगा, बुधवार। फिर देखिए 19, 20 को क्या होगा, बृहस्पतिवार, 21 को क्या होगा, शुक्रवार, 22 को क्या होगा हमारा शनिवार, 23 को क्या होगा, बुधवार, और 24 तारीख को क्या हो जाएगा हमारा सोमवार, यानी 24 जनवरी 2022 को क्या हो जाएगा, सोमवार। क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। और मैंने 7 क्यों जोड़े, आप जोड़कर देख लीजिए, आज जो वार है उसमें 7 जोड़कर देखिए, आज की तारीख में वही वार मिलेगा, क्योंकि 7 दिन बाद वापिस रिपीट होते हैं ना, इस कारण मैंने 7 जोड़े थे यहां पर। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 है, हमें क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा है, शानदार क्वेश्चन मानवाधिकार आयोग के बारे में, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है, ये हमको बताना है। तो देखिए क्या दे रखा है, पहला कथन हमें दे रखा है, पहला कथन दे रखा है कि यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें अध्यक्ष व 2 अन्य सदस्य होते हैं। क्या ये बात सही दे रखी है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसकी यह बात बिल्कुल सही है। क्या है, बिल्कुल सही दे रखी है ये बात। तो आगे देखिए, अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। क्या ये बात सही है, गलत, उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त ये गलत दे रखी है। अन्य सदस्य उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय के न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट हो या रहे हो, ये भी सही है। अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती है, यानी किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है। और भी बातें याद रख लीजिए। राजस्थान मानवाधिकार की बात करें तो इसका गठन कब होता है, 18 जनवरी को, 18 जनवरी 1999 को इसका गठन होता है। और इसका पहला अध्यक्ष किसको मनाया जाता है, कांता कुमारी को मनाया जाता है, कांता कुमारी भटनागर को मनाया जाता है, यानी पहली महिला भी थी। और सबसे लंबे समय तक है राज्य मानवाधिकार आयोग का कोई अध्यक्ष रहा है, तो कौन रही है, कांता कुमारी भटनागर। उसके बाद कौन बनते हैं, सगीर अहमद बनते हैं। उसके बाद कौन बनते हैं, जोगेंद्र कुमार बनते हैं। उसके बाद गोपाल कृष्ण व्यास। और वर्तमान में कौन बन गए हैं, जो सीईटी में पूछा गया था, गंगाराम बने हैं ना, मूलचंदानी है ना, वो बने हैं। तो देखिए गठन हो गया। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, गवर्नर के द्वारा की जाती है। और हटाने का कार्य कौन करेगा, इनको राष्ट्रपति इनको हटा सकता है, राज्यपाल नहीं हटा सकता, इनको कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है। तो 18 जनवरी 1999 को गठन, प्रथम कांता कुमारी भटनागर, वर्तमान मूलचंद संगानी। और हम देखिए यहां पर क्या है, एक बहुसदस्यीय ये निकाय होता है। और इसमें क्या, अन्य सदस्य उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय के क्या होते हैं, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए, उच्चतम न्यायालय देर का, उच्च न्यायालय होना चाहिए था, उच्चतम न्यायालय देर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, स्टार्ट मेन्यू में रन कमांड क्या है, स्टार्ट मेन्यू में रन कमांड क्या है, ये MS वर्ड का है क्वेश्चन। इंटरनेट ब्राउजर चलाना, प्रोग्राम चालू करना, या फिर फाइल ढूंढना, या सिस्टम लॉक खोलना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, प्रोग्राम चालू करना रन कमांड का अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29,
क्या विपरीत लक्षणों के संकेतक जीनी जोड़े को क्या कहा जाता है? जीनी जोड़े को क्या कहा जाता है? जीनी जोड़े को कहा जाता है क्या एलील, अपवन पेडी, जीन प्रारूप या एकल संकरण? तो इसको क्या कहते हैं? हमें इसको कहा जाता है एलील। क्या कहा जाता है? एलील कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। विपरीत लक्षणों के संकेतक जीनी जोड़े को एलील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलील। क्वेश्चन नंबर 30, वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या है कितनी है? नगर निगमों की संख्या, नगर निगम की संख्या पूछे तो कितनी हो जाएगी? 10। कितने नगर निगम? 10। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए ये तो सीधे रटने वाले क्वेश्चन है, इनको क्या समझना। अब देखिए हमें एक पोइम दे रखी है, उसका आंसर बताना है। क्वेश्चन हमें भी नीचे दे रखा है, और क्वेश्चन क्या दे रखा है? अकॉर्डिंग टू द पोइट, यानी पोइट के अनुसार, यानी कवि के अनुसार, द मेन आइडिया ऑफ द पोइम इज, यानी मेन आइडिया क्या है ये हमको बताना है। ये रही पोइम ऑन रोज थो आर्ट, सीक द इनविजुअल व्रोम दैट फाइल्स इन द नाइट इन द हाउलिंग स्टॉर्म, हैज फाउंड आउट द बेड ऑफ क्रिमसन जॉय एंड हिज डार्क स्क्रिप्ट लव डज द लाइफ डिस्ट्री। इसका हमें आंसर बताना है, इसमें क्या आइडिया है मैंने। तो देखिए पहला क्या दे रखा है हमें? पहला तो दे रखा है हमें द पोइट द सीक्रेट लव ऑफ द रोम, फिर दे रखा है विक्ड पीपल विन द बैटल, फिर हमें दे रखा है ये रहा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका राइट आंसर। इन नोसेंट आर हेल्प्स लेस दे सफर एंड गिव अप द लाइफ। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है कि रिंकू ने 840 क्रय मूल्य वाली टेबल को 10% के लाभ पर सोनू को बेचता है। 10% लाभ पर, तो 10 पर बेचेगा तो 10/100 यानी 1/10 यानी 11 की बेचेगा। 10 की जो वस्तु है उसे कितने में बेचेगा? 11 में। और है कितने की? ये 840 की। तो 840 की वस्तु को कितने में बेच देगा? वो बेच देगा। अब गुणा कर दीजिए, 84 से 11 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 84 की 11 से गुणा करेंगे तो 924 ही आएगा ना। तो लीजिए 924, ये लीजिए 924। ठीक है जी, यानी रिंकू ने सोनू को कितने रुपए में दी थी? 924 रुपए में बेची थी। अब देखिए आगे, सोनू इसे रॉकी को, अब सोनू आगे बेच रहा है रॉकी को 5% की हानि में बेच देता है। 5% की हानि बोले तो 5/100 B500 यानी 19/20। तो 924 का 19/20 ज्ञात कर लीजिए, जो कितना आएगा? इतना आ जाएगा 877.80। भाग दे लीजिएगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका सही आंसर। टेबल का अंकित अंतिम विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो 877.80। देखिए सबसे पहले रिंकू 840 में उसके पास होती है कोई टेबल, वो बेचता है 924 रुपए की। किसको? सोनू को। अब सोनू 924 वाली को 877.80 में बेच देता है, यानी इसको तो आई हानि सोनू को, और रिंकू को क्या हुआ था? लाभ हुआ था। रिंकू को लाभ होता है 10% का, क्योंकि उसने 924 में बेची है। और इसको क्या होता है? हानि किसको? सोनू को हानि होती है, क्योंकि इसने 5% हानि पर इसको बेची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 कि निम्न में से कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका राइट आंसर। राजस्थान के 2 ही ऐसे जिले हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि निम्न में से विषम को चुनना है। विषम कौन सा दे रखा है? तो ओरेकल, MySQL या MS Access या C++। तो हमको क्या चुनना है? विषम आंसर बताना है। कौन से का? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये एक क्या है? लैंग्वेज है। C++ ये क्या है? एक लैंग्वेज। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। ये लीजिए श्रीमान, हमें ये चार्ट दे रखा है, कागज का मान दे रखा है, विज्ञापन ये पूरा देखिए कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री, जिसमें 45 डिग्री मान किसका है? सी का, यानी वाइंडिंग का है। 54 डिग्री बी का मान है, यानी विज्ञापन का। और 126 किसका मान है? ए का, यानी कागज है 126 डिग्री। यानी इस प्रकार मान दे रखे हैं, और हमको बताना है क्या? इसमें से देखकर बताना है कि वाइंडिंग की अपेक्षा विज्ञापन पर कितना प्रतिशत ज्यादा खर्च किया गया। वाइंडिंग की अपेक्षा
विज्ञापन पर, वाइंडिंग और विज्ञापन देख लीजिए, वाइंडिंग और विज्ञापन, वाइंडिंग और विज्ञापन, और हमको बताना है कि कितना ज़्यादा खर्च किया गया, ये हमको बताना है। तो ये लीजिए यहाँ पर देखिए, वाइंडिंग कितना है, वाइंडिंग का अर्थ है सी यानी 45 डिग्री, और किसका वाइंडिंग और किसका बताना था, विज्ञापन, विज्ञापन क्या है बी, तो बी रहा, ये रहा 54, यानी ये बताना है कि कितना ज़्यादा है, कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है प्यारे विद्यार्थियों ये। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 36, और क्या है क्वेश्चन नंबर 36, मैं आप चला जाऊंगा इस वाक्य में सर्वनाम है, मैं आप चला जाऊंगा इस वाक्य में, देखिए आप ही, मैं और आप, देखिए मैं और आप यानी निज, यानी खुद की बात हो रही है, यानी निज की बात हो रही है, यानी निज वाचक सर्वनाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37, और क्या है क्वेश्चन नंबर 37, साइंस का क्वेश्चन है कि जब किसी द्रव को तेजी से घुमाया जाता है तो संघनन कण नीचे तथा हल्के कण क्या है, ऊपर रहते हैं। संघनन कण तो नीचे और हल्के कण ऊपर, ये किस सिद्धांत के लिए उपयोग किया जाता है, इस सिद्धांत का उपयोग किस में किया जाता है, अपकेंद्रण में, आंशिकाश्वन में, वाष्पीकरण में या निश्चयन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या सही है, गलत है, क्योंकि यहां पर घुमाए जाने की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। जब किसी द्रव को तेजी से घुमाया जाता है, घुमाने की बात हो रही है ना, तो संघनन कण नीचे और हल्के कण ऊपर रहते हैं। इस सिद्धांत का उपयोग किस में किया जाता है, तो अपकेंद्रण में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वर्तमान किसकी, राष्ट्रीय की पूछा है, हमें किसकी पूछा है, राष्ट्रीय की पूछा है, तो कौन हो जाएगी, ममता शर्मा हो जाएगी। कौन हो जाएगी, ममता शर्मा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। और राजस्थान की कौन है वर्तमान में, रेहाना रियाज चिश्ती। कौन है, रेहाना रियाज चिश्ती वर्तमान में राजस्थान की क्या है, महिला आयोग की अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 39, क्या है क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई थी, बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई थी, तो ये 1 मार्च 1973 को, 1 अप्रैल 1973 को, 1 अप्रैल 1972 को, या 1 मार्च 1972 को। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1 अप्रैल 1973 को बाघ परियोजना भारत में प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 40, क्या है क्वेश्चन नंबर 40, सघन से विरल माध्यम में गमन करने वाली, जिस प्रकार ये कोई माध्यम है, ये सघन है, ये विरल, अब माध्यम में प्रवेश करेगी करने वाली एक प्रकाश की किरण के लिए जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है, आपतन कोण क्या हो जाता है, क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है, तो अपवर्तन कोण क्या होगा, देखिए बराबर हो जाता है तो वापस यानी 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41, किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया, तो ट्रेंच 2 अक्षर है, तो 2 अक्षर वाला कौन सा, बेग्गू आ जाएगा। कौन सा, ट्रेंच से बेग्गू। और बिंदुलाल, क्या बिंदुलाल, बिंदुलाल किससे संबंधित है, बै से, बिंदुलाल बै से बिजोलिया से संबंधित है। ये लीजिए बिंदुलाल भट्टाचार्य बिजोलिया से, ट्रेंच आयोग किससे है, बेग्गू किसान आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 42, क्या है क्वेश्चन नंबर 42 हमारा, क्वेश्चन नंबर 42 दे रखा है हमें कि यदि log 2 ये आधार में देकर x + 2 x + 1 बराबर क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, तब x का मान कितना होगा, इस x का मान है कितना होगा, ये हमें पूछा गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों बता दीजिए x का मान कितना होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 42, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि ये जो 2 है इसकी क्या रखनी है, यहां पर 2 रखना है, बराबर क्या रखना है, x प्लस में 1 रखना है, तो 2 की घात कितनी, 4 बराबर x + 1, तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यही हमें पूछा गया, क्योंकि यहां पर जो होती है वो इसकी पावर हो जाती है, ये देखिए 2 की घात 2 बराबर क्या हो जाता है, x + 1 हो जाता है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43,
कि तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। तो तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। तो इसकी बात करें पादप प्लवक से, जंतु प्लवक से, जलीय कीट से या छोटी मछली से। तो किससे प्रारंभ होती है ये प्रारंभ होती है पादप प्लवक से। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, महाराजा श्री उमेद मिल्स राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? ये हमको बताना है। जोधपुर में, पाली में, जयपुर में या जैसलमेर में। तो कहां पर है ये पाली जिले में स्थित है। महाराजा उमेद मिल्स राजस्थान के पाली जिले में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45, ये लीजिए श्रीमान क्वेश्चन नंबर 45। और क्या है क्वेश्चन नंबर 45? और उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त किया था। ऐसा कौन सा शासक है प्रतिहार में? नागभट्ट प्रथम, देवराज, वत्सराज या नागभट्ट द्वितीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नागभट्ट प्रथम। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 46 नंबर क्वेश्चन और इंग्लिश का क्वेश्चन है। और हमको क्या बताना है क्वेश्चन में? हमको बताना है करेक्ट डायरेक्ट स्पीच में बताना है ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ही ऑर्डर्ड देम टू लॉक दैट डोर, यानी ऑर्डर दिया जा रहा है किसको बंद करने के लिए? दरवाजे को बंद करने के लिए। तो देखिए ही सेड टू देम प्लीज लॉक दैट डोर, प्लीज लॉक दैट डोर। क्या ये सही दे रखा है? तो श्रीमान ये तो गलत दे रखा है। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है? ही टोल्ड देम यू लॉक्ड दैट डोर, गलत है। फिर देखिए ही टेल्स देम लॉक्स द डोर, ये भी गलत हो गया। तो ही सेड टू देम लॉक द डोर, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है? बादला क्या है? लकड़ी का मंदिर, जस्ते से बना पानी का पात्र या जरी साड़ी या पोमचा। तो ये क्या है? एक है जस्ते से बना पानी का पात्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 हिंदी का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? प्रत्यय युक्त हमको बताना है कि कौन सा युग में प्रत्यय युक्त है। सजावट, अन्वेषण, संकल्प, निवास। तो कौन सा प्रत्यय युक्त है प्यारे विद्यार्थियों? इसमें प्रत्यय कहां पर जुड़ता है? आगे जुड़ता है या पीछे जुड़ता है? तो प्रत्यय हमेशा लास्ट में जुड़ता है, यानी यहां पर जुड़ेगा। तो देख लीजिए संकल्प, सजावट, अन्वेषण, निवास या इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए सजावट। कौन सा प्रत्यय? आवट प्रत्यय हो जाएगा इसमें। कौन सा? आवट प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, किस समय में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? सही विलोम शब्द हमको बताना है। निंदा का कोप दे रखा है, निंदा का क्या दे रखा है? कोप। कृतज्ञ का कर्तघन दे रखा है, बिल्कुल सही है। ये तो सही विलोम बताना था तो ये सही हो जाएगा, कृतज्ञ का कर्तघन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, अनुवाद। कौन सा? अनुवासिकी से पूछा गया। अनुवाद प्रक्रिया का दमन करने वाला ट्रिपलेट कोड है। अनुवाद प्रक्रिया का दमन करने वाला ट्रिपलेट कोड कौन सा? इसमें AUG, UAA या UAC या UGG। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी UAA। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों ये थे हमारे 50 क्वेश्चन मॉडल पेपर नंबर 1 के। 50 क्वेश्चन आपको कल करवाए जाएंगे और फिर 50 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट, यानी एक मॉडल पेपर 3 पार्ट में रहने वाला है। एक मॉडल पेपर है 3 पार्ट में, क्योंकि 3 पार्ट में करेंगे तो अच्छे तरीके से हो जाएगा। देखिए 3 घंटे का समय मिलता है, हमें 3 घंटे में तीनों पार्ट कर लेंगे और 3 घंटे की क्लास होती है तो देखने का कम मन करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी? अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर भी कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।